स्टार्ट। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। एक मिनट भी नहीं लगा होगा, 30 सेकेंड्स, बट आपको थोड़ा ऐसे रिलैक्स फीलिंग, स्मूथिंग, आपके लैंग्वेज में स्मूथिंग का फीलिंग, रिलैक्स का फीलिंग आया क्या? ओके, सो ऐसे आपने हर रोज 108 बार चैंटिंग किया इस मंत्र का, तो आपके लाइफ में कितना परिवर्तन आएगा। देखो, एक बार बोल के इतना आपको रिलैक्सिंग लग रहा है। सो अगर आपको डिप्रेसिव लग रहा है, एंजाइटी फील हो रही है, स्ट्रेस आ रहा है, तो ये सिर्फ बोल लेना है। 2-3 बार भी बोल दिया तो भी आपको इफेक्ट समझ में आ जाएगा उसका। ओके, सो ये मंत्र जो है वो हेल्प करता है फॉर ऑल दीज एंजाइटीज एंड स्ट्रेस। वो हो गया मेंटल हेल्थ, एंड इट हेल्प्स फॉर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो। ओके, फिजिकल हेल्थ के लिए कैसे, मैं एग्जांपल देती हूँ। कल मैं जब आई थी मॉर्निंग में यहाँ पर सेटअप करने के लिए, तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था। किसी को समझा लगा? किसी को? हाँ हाँ, एंड ये इथे पूर्ण काळं निळं है हा अख्खा भाग, बट कुछ भी नहीं होता, मुझे दुख भी नहीं रहा है, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। अगर मैंने आपको जख्म दिखाई ना, तो आपको लगेगा मैम आपको बेड रेस्ट लेने चाहिए, इतनी बड़ी है। यहाँ पर पूर्ण ब्लैक एंड ब्लू कलर हो चुका है इधर का, इसलिए मैं ऐसे फुल स्लीव्स नहीं पहन रही हूँ। सो कुछ नहीं हो रहा है, मतलब देख के ऐसे लगेगा कि अरे इसको बहुत दर्द होता रहा होगा, बट कुछ दर्द ही नहीं हो रहा है मुझे। एंड ये जो मंत्र है वो मुझे चैंट करके हार्डली 10-15 डेज हुए हैं सिर्फ, और इतना इफेक्ट आया। नहीं तो मैं आते वक्त मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो मुझे एक्चुअली छुट्टी ही देनी पड़ती क्लास को। ओके, सो इधर थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा होगा आपको, अब यहाँ पर आने के बाद दिखेगा आपको नजदीक से। तो कुछ होता ही नहीं, दुख ही नहीं रहा है कुछ। तो अभी जो एयर पॉल्यूशन वगैरह चल रहा है, आपके पहचान में बहुत सारे रिलेटिव्स फ्रेंड्स को कोल्ड हुआ रहेगा, टेम्परेचर आया होगा, करेक्ट? या यहाँ पर कुछ तो होता है ना, घसा खो तो मिनटो पण मराठी, वो सब चल रहा है। देखो, एक को हुआ घर पे तो दूसरे को, फिर तीसरे को। सो अगर ऐसे किसी को हुआ तो आप उसके लिए भी ये मंत्र चैंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके भाई को हुआ है टेम्परेचर, तो उसके लिए मंत्र चैंट करो, वो हील होते जाएगा, हीलिंग मंत्र। ओके, आपको खुद को हुआ है तो बोलना स्टार्ट करो, जाएगा। 2-3 दिन आपको छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी, मैम मुझे टेम्परेचर है मैं क्लास को नहीं आ रहा हूँ, नहीं लेनी पड़ती है छुट्टी, आप हील हो जाते हो आराम से। ओके, सिर्फ मेडिकेशन ही नहीं करना, ये भी आपको एक साथ किया तो इफेक्ट जल्दी मिलेगा। मेडिकेशन ले रहे हो आप, बट मतलब मैं ठीक हो जाऊंगी या नहीं, ऐसे निगेटिव सोच रहे हो, तो यहाँ पर 10 गोलियां खाई ना तो भी कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है। ओके, आपको एनर्जी भी लगेगी उसके साथ, तो वो मेडिसिन फास्ट काम करेंगे। ओके, सो मॅडमनी सांगितलंय मंत्र म्हणा म्हणून डॉक्टरकडे जायचं नाही असं नाही। मैं बोल रही हूँ कि दोनों करना पड़ेगा आपको, मेडिकेशन भी है, ये भी। मेडिकेशन ये क्यों करना है बताती हूँ। आपने सुना होगा कि 10 डॉक्टर्स कर लिए, बट कुछ बीमार का इलाज ही नहीं मिल रहा है हमें। ओके, तो ये चैंटिंग किया तो फर्स्ट डॉक्टर ही अच्छा मिल जाएगा। यू डोंट रिक्वायर द सेकेंड ओपिनियन ऑफ द सेकेंड डॉक्टर। समझ में आ रहा है? सो कितना मिनट लग रहा है? 10-15 सेकेंड्स, ठीक है? ओके, सो अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर कौन से बुक से स्टार्ट होती है? जर्नल। सो लर्निंग आउटकम्स देखो, अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। मीनिंग देखना है
एंड सिग्निफिकेंस मतलब इम्पॉर्टेंस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. डबल मतलब टू एस्पेक्ट्स. एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स. सो आपको डबल एंट्री मतलब कौन सी भी ट्रांजैक्शन हुई तो उसके कितने इफेक्ट दोगे आप? 2 इफेक्ट. सिंगल एंट्री सिस्टम का चैप्टर है आपको अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाला. फैमिलियराइज विद द टर्म अकाउंट एंड अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. सो अकाउंट मतलब क्या वो देखना है एंड उसके टाइप्स क्या है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल. नोट द यूटिलिटी ऑफ सच क्लासिफिकेशन एंड सब क्लासिफिकेशन. सब क्लासिफिकेशन किसमें है? पर्सनल में है या रियल में है या नॉमिनल में है? पर्सनल में सब क्लासिफिकेशन है. नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल. एंड नोट द यूटिलिटी. ऐसे क्लासीफाई क्यों करना है? यूटिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब क्यों करना है. ओके, क्यों काम बढ़ाना है ये? तो रीजन दिया हुआ है. क्या रीजन है? क्योंकि पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में एंड नॉमिनल अकाउंट्स हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग एंड P&L में. करेक्ट. अंडरस्टैंड हाउ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आर डिटरमाइंड फ्रॉम ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट. सो किसको डेबिट देना है, किसको क्रेडिट देना है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? कौन से रूल्स? गोल्डन रूल्स. करेक्ट. ऑब्जर्व द पॉइंट्स टू बी टेकन केयर ऑफ व्हाइल रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन द जर्नल. अभी सोर्स डॉक्यूमेंट देखो, आपको मन से नहीं करना है. आज मुझे सेल्स करने का मूड आ रहा है तो सेल्स के एंट्रीज करता हूँ, ऐसे मन से नहीं करना है. आपको कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट्स लगेंगे. सो आपका जो अकाउंटेंट होगा आपके बिजनेस को, उसको आप क्या दोगे? डॉक्यूमेंट्स दोगे और उससे वो क्या करेगा? अकाउंटिंग. तो आप क्या क्या सोर्स डॉक्यूमेंट्स दोगे? ऑल डॉक्यूमेंट्स इन रिकॉर्ड्स विच कंटेन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड एक्ट्स एज एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन. ओके. सो परचेस एंट्री के लिए आपने जो परचेसेस किए उसका इनवॉइस रहेगा. सेल्स एंट्रीज के लिए आपने जो कस्टमर को इनवॉइस दिए हैं वो रहेगा. उसके बाद रेंट के एंट्रीज के लिए रेंट एग्रीमेंट होगा आपका ओनर के साथ. उसके बाद सोसाइटी मेंटेनेंस पे किया है आपने तो उसकी रिसिप्ट मिलेगी ना आपको सोसाइटी से. इलेक्ट्रिसिटी का बिल रहेगा, वाईफाई इंटरनेट का बिल रहेगा, टेलीफोन मोबाइल चार्जेस का भी बिल रहेगा. करेक्ट. एंड आपके ऑफिस में जो क्लीनिंग स्टाफ आता है वो बिल दे के जाता है ना, मेरी सैलरी इतनी हुई. झाड़ू वाल्या मावशी तुला बिल देतात. उसको इंग्लिश में क्लीनिंग स्टाफ बोलते हैं ना. तो वो नहीं देते हैं ना इनवॉइस. तो हम क्या करते हैं? उनको कैश पे करते हैं ना जनरली. तो हमारे पास वो कैश वाउचर बुक होता है, उसके ऊपर आप साइन लेते हो ना उनकी, किंवा अंगठा. आम्ही अशिक्षित, आम्ही अंगठा देतो. दैट अंगठा इज द प्रूफ, एविडेंस दैट वी हैव पेड दी अमाउंट. ओके. तो वो आप क्या देते हो? क्लीनिंग एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस. ओके. सो जिसके इनवॉइसेस आपको मिलते हैं वहां पर इनवॉइस सोर्स डॉक्यूमेंट होता है. बट फॉर एग्जाम्पल आपके ऑफिस में एक ट्यूबलाइट चली गई है आपके केबिन की, आपने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, उसने ट्यूबलाइट चेंज करके दी, आपको बोला 350 रुपीज हुए हैं. आपने पूछा इनवॉइस चाहिए, उसने बताया मैं इनवॉइस नहीं, सिस्टम नहीं है इनवॉइस की, छोटा इलेक्ट्रीशियन है आप. तो जहां पर इनवॉइस नहीं है वहां पर कैश वाउचर. उससे भी आप क्या करोगे? वाउचर पे साइन लोगे, पेड फॉर चेंज ऑफ ट्यूबलाइट, एंड वो आप रिकॉर्ड करोगे एज इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. ओके. मतलब जहां पर इनवॉइस है वहां पर प्रॉब्लम ही नहीं है. प्रॉब्लम कहां पर आने वाला है? जो लोग आपको इनवॉइस नहीं देते, क्लीनिंग स्टाफ, इलेक्ट्रीशियन, कुछ रिपेयर्स आपने किया. फॉर एग्जाम्पल आपको ये एसी रिपेयर करना है, एसी वाले ने, आप बड़े एसी वाले के पास गए तो उसके पास इनवॉइस प्रॉपर होता है, वो देगा आपको रिपेयरिंग का इनवॉइस. बट छोटा एसी वाला है तो उसके पास इनवॉइस नहीं रहता है. फिर आपको क्या देना पड़ेगा? उसको कैश वाउचर पे उसकी साइन लेनी पड़ेगी. ये सब क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट्स. आपके जो बैंक स्टेटमेंट्स, पासबुक होते हैं वो भी सोर्स डॉक्यूमेंट है. ओके. सो फॉर एग्जाम्पल आपका ऑफिस है, प्रैक्टिस स्टार्ट की है आपने,
आपके आर्टिकल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं, इसलिए आपने पार्टी दी है। आपके आर्टिकल सीए हो गए इसलिए आपने पार्टी दी। ओके, लंच के लिए गए आप, तो वहां पर जो खर्चा हुआ तो उसका बिल आपको मिलेगा ना होटल में। ओके, तो वो आपको सोचना पड़ेगा कि वो ऑफिस एक्सपेंस है तो ऑफिस एक्सपेंस में डालोगे। आपको वो ऑफिस रिलेटेड नहीं लग रहा है, ऐसे ही आपके आर्टिकल सीए बन गए, आपको अच्छा लगा, आपने पार्टी दी, तो वो ड्राइंग्स हो गया ना। आपने क्या किया, बिजनेस के पैसे से पर्सनल एक्सपेंडिचर किए। ओके, आपको पार्टी देना बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है क्या, बताओ? आपके आर्टिकल सीए हो गए, आपको बहुत खुशी हुई इसलिए आपने वो पार्टी दी, बट आपने पैसे कौन से यूज किए? वहां पर जो आपने जीपे किया होटल में, वो जीपे को कौन सा अकाउंट लिंक था? बैंक अकाउंट, बिजनेस का लिंक था। तो उससे अगर पेमेंट गया तो जनरली उसको ड्रॉइंग्स में आना चाहिए। ओके, बट इनकम कम दिखाना है तो ऑफिस एक्सपेंसेस में आएगा वो। ठीक है, तो एक्चुअली ट्रांजैक्शन ड्रॉइंग्स की है क्योंकि इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस। बिजनेस करने के लिए ये पार्टी देना रिक्वायर्ड नहीं था। तो एथिकली वो कहां पर जाना चाहिए? ड्रॉइंग्स में जाना चाहिए। ओके, क्योंकि आपने क्या किया, बिजनेस अकाउंट से खर्चे किए फॉर द पर्सनल यूज। ठीक है, सो वहां पर सोर्स डॉक्यूमेंट आपको होटल का रिसिट मिलेगा। अभी क्लाइंट का केस देखो, होटल के रिसिट्स उसने बिल्स के इसमें लगाई है फाइल में, तो आप उसको पूछोगे, अगर वो बोला कि कोई हेड यूके से हेड आ रहा था हमारा, एंड हमारा डिनर ऑर्गेनाइज किया था हमने उस हेड के लिए, हमारी मीटिंग ही थी रेस्टोरेंट में हेड के साथ, तो वो बिजनेस एक्सपेंस हो गया ना, फिर वो आप ऑफिस एक्सपेंस। तो सिर्फ होटल का रिसीट देख के आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, पर्पस देखना पड़ेगा, होटल में क्यों गए थे। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरी बर्थडे पार्टी थी इसलिए आर्टिकल्स को लेके गया था, तो इट्स अ ड्रॉइंग। ओके, तो मुझे याद आ रहा है कि जब हम आर्टिकलशिप में थे और ऐसे हम ऑडिट करते थे, तो जब रेस्टोरेंट्स के बिल आते थे तो अमाउंट देखने की जगह हम पढ़ते थे, अरे इसने हाँ मसाला पापड़ लिया है, 4 टोमेटो सूप लिए, प्रॉपर पंजाबी खाया, अरे पूरा ये आइसक्रीम वगैरह सब लिया। मतलब हम बिल भी, बाकी के बिल हम फटाफट देखते थे, क्या रेंट पे किया है, सैलरी पे किया है। जब होटल का बिल आता था, अरे क्या क्या खाना लिया है इसने, देखो सभी आर्टिकल सही करते थे। तो वो मुझे याद आया अचानक कि ऐसे आप भी करोगे आर्टिकलशिप में, जब होटल का बिल, अरे इसने तो वाइन भी ली है वगैरह, सब पे समझ में आ जाता है ना, बिल डिटेल में रहता है। सो दीज आर द सोर्स डॉक्यूमेंट्स। आपको समझ में आ गए? अगर कौन सा एक्सपेंस मिस आउट हुआ है अभी डिस्कशन में, तो भी आप उसका सोर्स डॉक्यूमेंट ढूंढ सकते हो। एसेट परचेस में प्रॉब्लम नहीं आता है, एसेट जब आप परचेस करते हो वो बिल देते हैं प्रॉपर, है ना? या आपने खुद मैन्युफैक्चर करके लिया है टेबल, फॉर एग्जांपल टेबल और कुर्सी मुझे स्पेशलाइज बनानी है मेरे केबिन में, इसलिए आपने कस्टमाइज कुर्सी बनाई है, परचेस नहीं की है, तो भी आपको जो कारपेंटर वाला है उससे आप बिल लोगे, सो प्रॉब्लम नहीं आई थिंक कहाँ पर भी। करेक्ट? जिसको आप कैश पेमेंट करते हो, जो इनवॉइस नहीं देता है उसके लिए कैश वाउचर है। वो हो गए सोर्स डॉक्यूमेंट्स। उससे आप क्या करते हो, जर्नल एंट्री। सो कौन कौन से बुक्स में एंट्रीज करते हो? देखो, जर्नल का और एक नाम क्या है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सो ऐसे अगर पूछा आपको कि जर्नल मतलब ही बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है क्या? यस, क्योंकि वही पहला बुक है जिसमें आप ओरिजिनल एंट्री करते हो। एंड उसके बाद पोस्टिंग कौन से बुक में करते हो? लेजर अकाउंट। सो जर्नल के सब्सिडियरी बुक्स हमने देखे ना कल, कि जो डेली ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके लिए सब्सिडियरी बुक्स है, परचेस डे बुक, सेल्स डे बुक, कैश बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। एंड अगर बिल ऑफ एक्सचेंज आपके बिजनेस में बहुत सारे हैं तो बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक। करेक्ट?
एंड कैश बुक जर्नल भी है एंड लेजर भी, क्योंकि कैश बुक बनाने के बाद वहां से ही हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस मिलता है कैश का. सो देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर कैश अकाउंट. लेजर में फिर से वही काम क्यों करना है, मिल गया ना क्लोजिंग बैलेंस. लेजर अकाउंट हम क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो आपको मिल गया बैलेंस, तो फिर से मैम कैश अकाउंट बनाता हूँ, जरूरत नहीं है. सो कैश बुक ही जर्नल है, सब्सिडियरी बुक है कैश बुक, लेजर भी है. अकाउंट्स वेयर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर एसेट और लायबिलिटी और कैपिटल और इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड. दिस इज द मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ अकाउंट. ओके, लेजर अकाउंट टी फॉर्मेट में जो लेजर अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं उसका मीनिंग क्या है, उसमें किसी पर्टिकुलर एक्सपेंस, पर्टिकुलर इनकम, पर्टिकुलर एसेट या लायबिलिटी रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करते हो. फॉर एग्जाम्पल आपने फर्नीचर अकाउंट प्रिपेयर किया, तो परचेस ऑफ फर्नीचर अकाउंट, सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट, ओके, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट. ओके, सो किसी पर्टिकुलर एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंस रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो उस अकाउंट में रिकॉर्ड होगी. ठीक है. सैलरी अकाउंट में सैलरी पेड, सैलरी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड सैलरी, सब सैलरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहाँ पर जाएगी, सैलरी अकाउंट में. उसको अकाउंट बोलते हैं. अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट होणार आहोत, वी आर गोइंग टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट. आपको किसी ने पूछा व्हाट इज अकाउंट, आई डोंट नो, ऐसे नहीं बोल सकते हो आप. ओके, नॉन कॉमर्स वाले फ्रेंड्स आएंगे, चलो सीए कर रहा है ना, देखता हूँ व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज अकाउंट, पूछा ना आपको ऐसे, और आपने बताया अरे पता ही नहीं मुझे अकाउंट क्या होता है. ऐसे टी फॉर्म में कुछ तो हम बनाते हैं, डीआर सीआर लिखते, बट मीनिंग पूछा तो मुझे भी नहीं पता है. तो मीनिंग क्या है, मीनिंग है कि अकाउंट ये एक जगह है वेयर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पर्टिकुलर एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, कैपिटल आर रिकॉर्डेड. ओके, आप भी ऐसे आंसर दो कि दूसरा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं हो. ओके, तुम्हें बहुत आता है, बहुत ज्ञान है तुम्हारे पास, तुम सीए के स्टूडेंट हो. ठीक है. लेजर के बाद थर्ड स्टेप अकाउंटिंग प्रोसेस में ट्रायल बैलेंस. इट कंटेन्स द टोटल्स फ्रॉम वेरियस लेजर अकाउंट्स. लेजर अकाउंट्स के जो भी बैलेंसेस आएंगे क्लोजिंग, वो जाएंगे ट्रायल बैलेंस में. एंड एक्ट्स एज प्रिलिमिनरी चेक ऑन अकाउंट बिफोर प्रोड्यूसिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट. प्रिलिमिनरी चेक मतलब क्या, अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली हुआ मतलब ही आपने डेबिट क्रेडिट करेक्ट दिया है, साइड करेक्ट है. हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्नीचर परचेस किया है एंड मैंने परचेस अकाउंट डेबिट किया, तो गलत है. परचेसेस अकाउंट कब डेबिट करना है, जब हम गुड्स परचेस करते हैं. यहाँ पर हमने क्या परचेस किया है, फर्नीचर, एंड डेबिट क्या कर रहा है, परचेसेस. तो एक्चुअली रॉन्ग हुआ है, बट ट्रायल बैलेंस के लिए क्या लगता है, जितना डेबिट दे रहे हो उतना क्रेडिट दो. तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट ऐसे भी आपने एंट्री की तो भी ट्रायल बैलेंस टैली होगा. तो ट्रायल बैलेंस टैली हुआ, इट्स अ प्रिलिमिनरी चेक. क्या प्रिलिमिनरी चेक है कि जितना डेबिट दिया है उतना ही क्रेडिट दिया है, बट करेक्ट अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट दिया इसकी गारंटी नहीं है. ठीक है. सो ट्रायल बैलेंस टैली है मतलब आपके अकाउंट एरर फ्री है, ऐसे आप बोल सकते हो. नहीं, एरर फ्री नहीं है एरर्स उसमें, क्योंकि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट किया तो भी ट्रायल बैलेंस टैली होने वाला है. सो ट्रायल बैलेंस टैली है मतलब एरर्स कुछ भी नहीं है. एरर फ्री मतलब कुछ भी एरर्स नहीं है. सो ऐसे नहीं है. ट्रायल बैलेंस टैली है मतलब जितना आपने डेबिट को अमाउंट लिखी थी 1 करोड़, तो 1 करोड़ क्रेडिट को लिखिए. ओके, शायद ऐसे हो सकता है एंट्री में दोनों जगह फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर क्रेडिट, 10 लाख 10 लाख, तो भी ट्रायल बैलेंस टैली होगा. बट एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो गलत तरीके से आपने टैली किया हुआ है. ओके, अगर बीकॉम वाला अकाउंटेंट है तो वो कैसे भी करके उसको टैली कर ही लेता है. ठीक है. फिर हम आते हैं पिक्चर में ऑडिटर. ओके, कि ऐसे कैसे भी टैली नहीं चल रहा है. सो
ये मैंने बैकग्राउंड क्रिएट करके क्यों रखा है? नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो कुछ एरर्स जो है वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, कुछ करते नहीं है। तो अभी जो मैंने एरर बताया फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 1 लाख 1 लाख ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है। बट मैंने फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1 लाख किया एंड फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट 10,000 किया तो टैली नहीं होगा क्योंकि डेबिट दिया था 1 लाख का, क्रेडिट दिया 10,000। ओके, मतलब अमाउंट सेम नहीं है दोनों साइड को, तो फिर ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा, फिर तो कंफर्म एरर है, फिर आपको समझ में आ ही जाएगा। सो वो एरर्स का क्लासिफिकेशन कैसे था? एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। ओके, अभी अकाउंट्स के एक्चुअल टाइप्स देखो कैसे है, पर्सनल एंड इम्पर्सनल, ये क्लासिफिकेशन है। ओके, एंड सब क्लासिफिकेशन इज पर्सनल में नेचुरल आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव एंड इम्पर्सनल में, इम्पर्सनल मतलब जो पर्सनल नहीं है वो इम्पर्सनल है। सो इम्पर्सनल में रियल एंड नॉमिनल। सो क्लासिफिकेशन अकाउंट्स का कैसे है? पर्सनल इम्पर्सनल। सब क्लासिफिकेशन कैसे है? पर्सनल में नेचुरल आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव एंड इम्पर्सनल में रियल एंड नॉमिनल। इम्पर्सनल या नॉन पर्सनल भी बोलते हैं। ओके, सो सीबीएसई के बुक्स में यही है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में अकाउंट पर्सनल, रियल, नॉमिनल, डायरेक्ट। ओके, पर्सनल इम्पर्सनल ऐसे था ही नहीं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, ऐसे ही चार्ट सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड में है। एंड आपका जो सीए का एग्जाम है वो नेशनल लेवल का है, सो आपका जो मॉड्यूल आता है वो सीबीएसई बेस्ड आता है। ओके, सो डबल एंट्री सिस्टम 500 years ago, more than 500 years ago. Okay, लुका द पॅसिओली, an Italian prayer, प्रेयरर म्हणजे संत, साधू संत, इटालियन पण। ओके, लुका द पॅसिओली साधु संत थे एंड मैथमेटिशियन भी थे वो। उन्होंने पब्लिश किया था एक बुक, सुमा द अरिथमेटिका जियोमेट्रिका प्रोपोर्शनी ए प्रोपोर्शनैलिटा नाम का बुक। ओके, वो इटालियन है ना, तो इटालियन लैंग्वेज में है वो। इसका मीनिंग क्या है? एवरीथिंग अबाउट अरिथमेटिक, ज्योमेट्री एंड प्रोपोर्शन। सो एक मैथमेटिशियन ने निकाली डबल एंट्री सिस्टीम अकाउंट्स की। साधू संतांचं आपण शिकतोय बघा। सो द फर्स्ट बुक दैट डिस्क्राइब द डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम मोर दॅन 500 years ago, ये डबल एंट्री सिस्टीम लुका द पॅसिओली, सगळं इटालियनच येतं भारतात। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग हैज इमर्ज इन द प्रोसेस of evolution of various accounting techniques. It is the only scientific system of accounting. एक ही ये scientific system है डबल एंट्री। सो सिंगल एंट्री साइंटिफिक नहीं है। अकॉर्डिंग टू इट एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू फोल्ड एस्पेक्ट्स। क्या है वो? डेबिट एंड क्रेडिट, एंड बोथ द एस्पेक्ट्स आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देयरफॉर इन एवरी ट्रांजैक्शन एटलीस्ट 2 अकाउंट्स आर इफेक्टेड। तो जब आप जर्नल एंट्री करते हो तब मिनिमम 2 अकाउंट्स होते हैं, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन परचेस ऑफ फर्नीचर आइदर द कैश बैलेंस विल बी रिड्यूस्ड और अ लायबिलिटी टू द सप्लायर विल अराइज। आपने इमीडिएट पेमेंट किया तो कैश बैलेंस रिड्यूस होगा, आपने क्रेडिट पे लिया तो लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी ऑन द परचेस ऑफ फर्नीचर। एंड न्यू एसेट फर्नीचर इज एक्वायर्ड। सो 2 ट्रांजैक्शन, 2 एस्पेक्ट, एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट क्या हुए? फर्नीचर आ गया, कैश गई, या फर्नीचर आ गया है, लायबिलिटी क्रिएट हो, आइदर और कुछ भी हो सकता। इट मे बी डिफाइंड एज द सिस्टम, सॉरी, दिस हैज बीन मेड क्लियर ऑलरेडी। द डबल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट्स। सो बोथ द एस्पेक्ट्स हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, मतलब लायबिलिटी भी रिकॉर्ड करेंगे, एसेट जो नया आया है आपके पास फर्नीचर वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे।
It may be defined as the system which recognizes and records both the aspects of the transaction. This system has proved to be systematic and has been found of great use for recording the financial transaction for all kinds of entities requiring use of money. ठीक है, so this is the perfect system. Now advantages क्या क्या है उसके? By the use of this system, the accuracy of the accounting work can be established through the device of trial balance. So इस सिस्टम में ही ट्रायल बैलेंस आता है. हाँ, आप सिंगल एंट्री भी देखोगे आगे. उस चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. उस चैप्टर में आप सिंगल एंट्री देखोगे तो आपको समझेगा उसमें ट्रायल बैलेंस ही नहीं बनाते हैं. जो भी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन आई है, कुछ कैश वाउचर्स आए, कुछ बिल्स आए, उससे डायरेक्टली P&L बैलेंसिंग. ओके, बट डबल एंट्री सिस्टम में आपके लिए बेस होता है ट्रायल बैलेंस का. एटलीस्ट वो आपको इंश्योर देता है कि जितना डेबिट है उतना क्रेडिट तो है. उनसे भी अकाउंट को दिया होगा बट इस अकाउंटेंट ने, बट डेबिट एंड क्रेडिट के अमाउंट सेम दिए हैं. ठीक है. द प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड कैन बी असर्टेन टुगेदर विद डिटेल्स. डिटेल्स P&L से मिलते हैं ना, कि प्रॉफिट क्यों हुआ? क्योंकि खर्चे कम थे. लॉस क्यों हुआ? क्योंकि खर्चे ज्यादा थे, प्रॉफिट कम था. वो इनकम एंड एक्सपेंस आप लिखते हो इसलिए डिटेल्स समझते हैं आपको, एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ है वो समझता है. फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी और द इंस्टीट्यूशन कंसर्न कैन बी असर्टेन एट द एंड ऑफ ईच पीरियड थ्रू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज की पोजीशन क्या है आज के दिन. ओके, मेरे पास 1 करोड़ कैश है, 2 करोड़ बैंक बैलेंस है, 3 करोड़ का फर्नीचर है. दिस इज द पोजीशन ऑफ एसेट्स. सो आपको वो पोजीशन कब समझती है? 31 मार्च को आपके एसेट्स की ये पोजीशन थी एंड उतने ही लायबिलिटीज भी है. लोन फ्रॉम बैंक 10 करोड़ है. जब एसेट्स इतने होंगे तो लोन भी ऑब्वियसली उतने होंगे. ओके, सो एसेट्स के साथ उतने लायबिलिटीज भी आएंगे. हाँ, तो जितने बड़े बड़े आप ले रहे हो लायबिलिटी के बारे में भी सोचो. MGI, BMW, मर्सिडीज, ये तय. इधर लोन फॉर कार, लोन फॉर कार, लोन फॉर कार. ओके, सो लेते नहीं जाना है. हम यूरोप पे नहीं है. आपके पास 10 गाड़ियां हैं, चलाओगे कहाँ? रोड थोड़ी प्राइवेट है, रोड तो पब्लिक है. सामने तो ट्रक एंड टेम्पो आने वाले हैं, उसमें क्या आपकी MG जाएगी? तो पहले यूरोप में सेटल हो जाओ, फिर 10 MG लेके घूम सकते हो ना. इधर कैसे MG BMW चलाएंगे? मर्सिडीज का तो वो बेचारा इसमें जाता है, स्पीड ब्रेकर में अटक जाती है मर्सिडीज. देखा है क्या किसी ने? क्योंकि इट इज नॉट मेड फॉर इंडियन रोड्स. ओके, यस. तो फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज की पोजीशन अपनी कितनी है. Then the system permits accounts to be kept in as much details as necessary and therefore provides significant information for the purpose of control and reporting. So ये system जो है वो क्या permit करती है कि ऐसे अकाउंट्स बनाओ जिससे आपको नेसेसरी इंफॉर्मेशन जितनी डिटेल में चाहिए उतनी ही मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल, आप ओनर हो, आपको चाहिए कि साल भर में हमने कितनी सैलरी पे की है एम्प्लॉयज को. तो आप P&L के डेबिट से देखोगे या जर्नल से देखोगे? वो P&L के डेबिट से. करेक्ट. बट मुझे डिटेल में देखना है कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक एम्प्लॉय है रमेश, मैंने रमेश को कितनी सैलरी पे की है साल भर में, वो भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है आपको. तब जर्नल में जाना पड़ेगा. मुझे सिर्फ इतना ही देखना है साल भर में कितनी सैलरी पे की है, P&L डेबिट देखो. सो वो क्या बोल रहे हैं, इस सिस्टम से आपको जितना नेसेसरी है उतना इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. आपको ईयरली अमाउंट चाहिए, P&L लो. आपको डिटेल में चाहिए कितने एम्प्लॉय को कितने सैलरी दी है, जर्नल में जाओ, सैलरी अकाउंट चेक करो उसका. ठीक है. सो वो इंफॉर्मेशन आपको, मंथली परचेज कितने होते हैं हमारे बिजनेस में, आपने पूछा परचेज डिपार्टमेंट हेड को, वो मंथली का रिपोर्ट देगा. आपने पूछा नहीं मुझे डेली चाहिए, डेली कितना परचेज करते हैं हम, वो भी देगा. 1 आवर में कितना परचेज करते हैं हम, वो भी दे सकता है वो.
सो आपको जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है ओनर को वो पूरी अकाउंटेंट दे सकता है अगर उसने डबल एंट्री सिस्टम लगाई है तो। और ये इंफॉर्मेशन लेके आप क्या सिर्फ सुनते रहोगे क्या प्रवचन उसका, या उसके ऊपर कंट्रोल कैसे करना है वो देखोगे? अरे परचेसेस इतने हो रहे हैं क्या, सो कंट्रोल करने चाहिए, नहीं तो प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा। सो इट इज इम्पॉर्टेंट। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ आप सुनोगे नहीं ना, आप एज अ ओनर क्या करोगे? कंट्रोल करने के लिए ट्राई करोगे। अरे मैंने तो 200 में परचेस किया था, कल मुझे फ्रेंड मिला था वो भी सक्सेस मंत्रा में था, बहुत दिन के बाद हम मिले थे, उसने तो बताया ये मटेरियल 50 में मिलता है रविवार पेट में, और मैं इसको 200 से परचेस कर रहा हूं। फिर आपने क्या किया? सप्लायर चेंज किया, परचेस कॉस्ट कम हो गई। ओके, सेम क्वालिटी का आपको 50 में मिल गया ना वो रॉ मटेरियल। तो आपने क्या किया? कंट्रोल पर्पस के लिए ये समझा ना आपको। जब आप उस फ्रेंड को मिले, आपने बताया मैं तो 200 में लेता हूँ, वो बोला मैं तो 50 में लेता हूँ, इस सप्लायर से लो तुम भी। सो वो कंट्रोल कब समझा? जब आपको पता था कि परचेसेस कितने होते हैं। फिर अगर फ्रेंड ने पूछा एक क्वांटिटी कितने में लेते हो, तो फिर आप परचेस एंट्री से उसको बता सकते हो ना। एंड मैनुअल थोड़ी है, आपके हाथ में मोबाइल में भी आपका सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपके बिजनेस का, तो वो ऐप ओपन करके परचेस आप फ्रेंड को बता सकते हो ना, ये मेरे परचेस है, पर यूनिट इतना है। सो कंट्रोल किया आपने एंड रिपोर्टिंग पर्पस के लिए। ओके, सो दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ विच सिस्टम? सिंगल एंट्री या डबल एंट्री? डबल एंट्री सिस्टम की वजह से। ठीक है, ऐसे ही। अरे ये तो क्रेडिट पीरियड मुझे 3 मंथ्स का देता है ये सप्लायर, मुझे तो 15 दिन में ही पेमेंट लगता है। चेंज, सप्लायर चेंज। ओके, सो ऐसे आप एक दूसरे के साथ डिस्कशंस करोगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा ना। सेम बिजनेस है मैम, अभी वो फ्रेंड था मैं जब सक्सेस मंत्रा में था, अभी कॉम्पिटिटर है वो मेरा। ऐसे करोगे तो नहीं समझेगा। ठीक है, तुम भी तुम्हारा बिजनेस बढ़ाओ, मैं भी बढ़ाता हूँ, सेम बिजनेस है, ठीक है, बट इंफॉर्मेशन तो समझ में आ रही है ना। आगे जाके वही 2 लोग वीआई हो जाते हैं जो कॉम्पिटिटर थे। करेक्ट? चलो हम दोनों कॉम्पिटिटर है, मर्ज कर लेते हैं, कंपटीशन कम कर देते हैं मार्केट में, हमारी मोनोपोली, हम जो प्राइस लगाएंगे वही मार्केट में फिर। ओके, तो कॉम्पिटिटर नहीं बनाने हैं, सबको मर्ज करते जाओ, है मोनोपोली बनाते जाओ। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट ऑफ 1 ईयर मे बी कंपेयर्ड विद दोज ऑफ द प्रीवियस ईयर्स एंड रीजन फॉर द चेंज मे बी असर्टेन। आप ईयर वाइज देखोगे ना कि लास्ट ईयर 10 लाख का सेल है मेरा, तो करंट ईयर में 8 लाख का ही क्यों हुआ? तो पूरा सेल्स डिपार्टमेंट बुलाऊं, फिर उनको आप क्या करोगे पता है? उनके साथ 2 लाख का डिफरेंस बताओ। ओके, जब तक वो नहीं होता तब तक घर ही नहीं छोड़ोगे ना उसको। कैसे हुआ ही कैसे? 2 लाख से कम सेल क्यों हुआ? उन्होंने कुछ वैलिड रीजन दिया आपको तो ठीक है, कुछ वैलिड रीजन नहीं था, मैम हम टाइम पास ही कर रहे थे, इंस्टाग्राम पे ही थे, तो इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करते ना तो सेल बढ़ जाते। दूसरों के रील देखने की जगह हमारे रील बना के डालते तो मार्केटिंग होके 10 लाख हो जाता सेल। ओके, सो ये कंपैरिजन करना ही पड़ेगा। मुझे बताओ, ऐसे कंपेयर ही नहीं किया बिजनेसमैन ने, सिर्फ ईयरली बैलेंस शीट बनाते जा रहा है वो, तो उसका यूज है क्या कुछ? आपको ईयर टू ईयर कंपेयर ही करना पड़ेगा ना, कि सेल्स बढ़ रहे हैं ना, इनकम बढ़ रहा है ना, खर्चे कम हो रहे हैं ना, तो ही प्रॉफिट बढ़ेगा ना आपका। नहीं तो हर साल उतना ही प्रॉफिट, हर साल मैम मुझे 12 लाख का प्रॉफिट होता है, मंथली 1 लाख आता है, मैं खुश हूँ, मुझे ग्रो ही नहीं करना है। ओके, सो अगर आपकी इच्छा ऐसे है तो वैसे एटलीस्ट 1 लाख को तो फिर मेंटेन करो। वो मेंटेन हो रहा है क्या, उसके लिए भी कंपेयर ही करना पड़ेगा 2 साल आपको। क्लियर हुआ? इसके फायदे क्या है? एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये पैराग्राफ जो है वो प्रैक्टिकली समझने के लिए था। आपको क्वेश्चन आते हैं क्या एग्जाम में इसके ऊपर? ट्रू और फॉल्स नहीं है ना एचआर के? हाँ, ओके, एंड एमसीक्यू से ही नहीं आपको,
30% MCQs कब से है आपको? इंटरमीडिएट में अकाउंट्स में 30% MCQs है. In every subject you have 30% MCQs, all the subjects, all 6 subjects at inter level as well as at final level पे 30% MCQ with no negative marking. जय माता दी, सारे सॉल्व करने हैं. अकाउंट देखो, अकाउंट का समझा है आपको कि एक ही एसेट के सारे. तो देखो जब अकाउंट कैसे इवॉल्व हुआ, देखो एक आदमी ने कैश है उसके पास, तो कैश जैसे जैसे आती है वैसे वैसे वो इधर लिख रहा है. पहले 10 लाख मेरे पास थे, फिर सेकंड 2,50,000 आ गए, फिर 2 लाख आ गए, फिर ये खर्चे हो रहे थे मेरे, फिर ये आया, फिर उसको लगा रहे 2,50,000 कब आए थे मुझे, अभी याद ही नहीं है. फिर कौन सा कॉलम आया होगा? डेट का कॉलम. ओके अरे फिर किसने दिए थे याद ही नहीं है मुझे. फिर वो पर्टिकुलर्स में आप लिखते हो कि किसने दिए थे एंड आपने किसको पे किए हैं, एंड डेट का कॉलम आ जाता है. सो डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड जेएफ का कॉलम आता है ना, जर्नल फोलियो. मतलब जर्नल में जो जर्नल का पेज नंबर का रेफरेंस आपको देना है लेजर में. सो जेएफ होता है लेजर में एंड जर्नल में एलएफ का कॉलम. सो वो मैनुअल के लिए हुआ, हाँ मैनुअल अकाउंटिंग के लिए. अभी इसमें तो कंप्यूटराइज में जेएफ एलएफ नहीं लगता. तो पहला ट्रांजैक्शन है इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय ओनर्स ऑफ ₹25 लाख इन कैश. ओके तो पहले इनकम टैक्स वाले आएंगे फर्स्ट डे को ही. कैश में कैपिटल है इसके पास 25 लाख का, डे 1 को ही इनकम टैक्स ऑफिसर आ जाएगा. हाँ ऐसे आपने किया तो. सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंट्री. कैश रियल अकाउंट है ना, so debit what comes in, credit what goes out. Cash is coming in, so cash account debit. and capital personal account है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है. पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव किसको, कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को, इसलिए वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है. पर्सनल अकाउंट के कुछ भी सब टाइप होने दो, नेचुरल आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव, तीनों को रूल वही लगने वाला है. सबका मालिक एक, सबका रूल सेम. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. वो नेचुरल होने दो, आर्टिफिशियल होने दो या रिप्रेजेंटेटिव, आपको पर्सनल का ही रूल लगाना है. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. आपने कैसे किया? कैश के लिए रियल अकाउंट का रूल लगाया, डेबिट व्हाट कम्स इन. कैपिटल अकाउंट के लिए पर्सनल अकाउंट का रूल लगाया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. आप बिजनेस हो, सो बिजनेस को पैसे देने वाला कौन है? ओनर. ओनर एंड बिजनेस आर डिफरेंट एंटिटीज. सायली लिमये वेगळी एंड सक्सेस मंत्रा इज डिफरेंट. ओके सो प्रोप्राइटर होने के बाद भी अगर मैंने कुछ ड्राइंग्स किए तो ये अलग एंटिटीज है, इसलिए ना, इसलिए तो वो एंटिटी कंसेप्ट है देखो आपको फ्रेमवर्क में. ओके एक्रूअल बेसिस एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ऐसे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट जो फ्रेमवर्क में है. तो ड्राइंग एंड कैपिटल रिकॉर्ड करने का रीजन ही नहीं है, यही है कि बिजनेस जिसने स्टार्ट किया वो आदमी एंड उसका बिजनेस अलग अलग है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट. अगर उनको आपने एक ही मान लिया कि सक्सेस मंत्रा इज इक्वल टू सायली मैम, तो मैंने ही मुझे पैसे दिए, फिर इसकी एंट्री करो. मैंने ही मुझे पैसे दिए की नहीं हो सकती. मैंने ही मुझसे पैसे लिए, मैंने ही मुझे पैसे दिए, तो ये एंट्री नहीं हो सकती, इसलिए सेपरेट एंटिटी है वो. सो बिजनेस क्या बोलता है? मुझे कैश आ गई, मुझे किसने कैश दी? ओनर ने. एंड ओनर का अकाउंट में कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ? एज अ कैपिटल. सो कैश टू कैपिटल. पेड कैश टू क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर. सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश. कैश इज गोइंग आउट. डेबिट क्रेडिट आपको पता है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं. हाँ इसको एसेट्स इज इक्वल टू, एसेट्स आप एसेट साइड को लिखते हो, इज इक्वल टू
कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, इसको ही उन्होंने स्विच कर दिया। लायबिलिटीज लेफ्ट साइड को जाने के बाद पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह हो जाता है, असं तुम्ही गणितात लहानपणी शिकला असाल। सो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, इसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। सो एज अ सीए आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस आते हैं क्या? यस, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, या एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। कैपिटल का दूसरा नाम है स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। ओके, कंपनी के केस में शेयर कैपिटल होता है ना, तो उन्होंने कैपिटल को और भी एक नाम दिया है स्टॉक होल्डर। स्टॉक म्हणजे आपला शर्टचा बिझनेस है, हमारा शर्ट का बिजनेस है, तो शर्ट स्टॉक है, इन्वेंट्री, तो उस शर्ट्स के बारे में, इन्वेंट्री के बारे में वो बात नहीं कर रहे। यहाँ पर शेयर्स को भी स्टॉक बोला जाता है, शेयर होल्डर्स, स्टॉक होल्डर्स। ओके, तो स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी में क्या क्या आता है देखो, कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल, मतलब ड्यूरिंग द ईयर कुछ शेयर्स इशू किए तो वो, प्लस बिगिनिंग कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल प्लस बिगिनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स। बिगिनिंग रिटेन्ड अर्निंग, बिगिनिंग समझा आपको स्टार्टिंग का, रिटेन मतलब जो आपको प्रॉफिट अर्न किया था आपने, प्रॉफिट मीन अर्निंग जो रिटेन किए हैं, रिटेन किए हैं मतलब ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं। अर्निंग्स डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब डिविडेंड। कंपनी के केस में अगर कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है तो उन्होंने वो रिटेन किया है बिजनेस में ही। सो जो कोई आपको प्रॉफिट हुआ वो कंपनी ने प्रॉफिट बिजनेस में ही फिर से लगा दिया, शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। सो आपके पास कुछ तो कैपिटल, शेयर्स इशू किए, कंपनी के पास वो कैपिटल आया। बिगिनिंग वाला जो प्रॉफिट रिटेन करके रखा था आपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया, तो वो रिटेन्ड अर्निंग्स भी उसमें ऐड हो जाते हैं। एंड फिर रेवेन्यू ड्यूरिंग द करंट ईयर जो सेल्स हुए हैं वो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, मतलब ही प्रॉफिट ना। सो प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस ऐसे दिया है, इसका मीनिंग प्रॉफिट है, तो वो भी ड्यूरिंग द ईयर का ऐड करना है। एंड उससे क्या माइनस किया है देखो, डिविडेंड, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने शेयर होल्डर्स को। तो बाकी आपके पास कैपिटल है, मतलब बिगिनिंग का कैपिटल, बिगिनिंग का रिटेन्ड अर्निंग्स, ड्यूरिंग द ईयर जो अर्निंग्स प्रॉफिट हुए वो ऐड करो, ड्यूरिंग द ईयर कुछ शेयर्स इशू किए तो वो ऐड करो, एंड कुछ डिविडेंड आपने पे किया है तो वो लेस कर दो। ओके, तो ये इक्वेशन कैसे चलता है देखो, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 10 लाख, तो कैश मतलब एसेट्स बढ़ गया क्या? यस, एंड कैपिटल भी बढ़ गया 10 लाख 10 लाख। बोरोड 5 लाख, बोरोड मतलब कैश आ गई, तो 5 लाख से एसेट बढ़ गया, बट 5 लाख से लायबिलिटी भी बढ़ गई। विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस 2 लाख, तो कैश कम हो गई, मतलब एसेट्स कम हो गए, लेस 2 लाख, एंड कैपिटल भी कम हो गया क्योंकि वो ड्रॉइंग से। विड्रू फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से आप निकाल लेते हो कुछ भी एसेट तो वो ड्रॉइंग से हो जाता है, बिजनेस में यूज करते हो तो वो बिजनेस एक्सपेंस हो गया। सो 2 लाख आपने लेस किया कैपिटल से। फिर लोन रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख, सो लायबिलिटी कम हो गई है, एसेट भी कम हो गया ना। लोन रीपेड मतलब लायबिलिटी 1 लाख से कम हो गई एंड कैश पे करनी पड़ी, मतलब एसेट भी 1 लाख से कम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। बॉट फर्नीचर वर्थ ₹3 लाख विथ कैश। फर्नीचर मतलब एसेट बढ़ गया, एंड एसेट ही कम हो गया। ये हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आपने गोल्डन रूल सीखे हुए हैं, पर्सनल के डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल के डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नॉमिनल के डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन, हाँ इनकम्स एंड गेन्स। नाउ अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से, वो जो आपने अभी रूल्स बताए दैट वाज ट्रेडिशनल अप्रोच,
नाउ अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, जिसमें ऐसे करते हैं, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिट, increase in owners capital credit, decrease in owners capital debit, increase in expenses debit, decrease in expenses credit, increase in revenue or income credit, decrease in revenue or income debit. ओके, आप कौन सा भी अप्रोच लगाओ, ट्रेडिशनल या अकाउंटिंग इक्वेशन। मैम मैंने ट्रेडिशनल लगाया तो कैश सेल्स में कैश अकाउंट डेबिट हो गया, एंड जब अकाउंटिंग इक्वेशन लगाया तो कैश सेल्स में कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, ऐसे होगा क्या? नहीं, कौन से भी अप्रोच से कैश अकाउंट ही डेबिट होगा। ट्रेडिशनल में क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट किया था, एंड यहाँ पर एसेट्स इंक्रीज इसलिए डेबिट किया। एंड टू सेल्स अकाउंट, सेल्स नॉमिनल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स, इनकम एंड गेन्स। सो ट्रेडिशनल अप्रोच से भी सेल्स को क्रेडिट ही आएगा, एंड यहाँ पर इंक्रीज इन रेवेन्यू और इनकम को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो इस अप्रोच से भी क्रेडिट ही आएगा। मतलब आप कौन सा भी अप्रोच लगाओ जो आपको इजी जा रहा है, एंट्री तो वही बनेगी। ओके, सुखदा ने अकाउंटिंग इक्वेशन लगाया इसलिए एक एंट्री आई। ओके, एंड ऋतुजा की कुछ अलग ही आ गई, ऐसे नहीं हो सकता कि इसने अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से किया, उसने ट्रेडिशनल अप्रोच से किया, तो भी आप जर्नल एंट्री कैश सेल की कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ही लगाओगे। ठीक है, ओके। तो एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं एंड ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं, इलस्ट्रेशन सारे। ओके, ये जीएसटी वाला आ गया है। हाँ, ये नहीं था ना आपको, अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। वाव, अरे वाह, आठवतंय की। मतलब ये एक चेंज है। पेज नंबर 2.9 है। हाँ, इलस्ट्रेशन 1, फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू बाय आर आफ्टर ही स्टार्टेड हिज बिजनेस, शो हाउ वेरियस अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड बाय दीज ट्रांजैक्शंस। आर स्टार्टेड बिजनेस विथ 5,000, नहीं है वो, कितना है, 50 लाख। ओके, ऊपर 3 जीरोज है ना। हाँ, सो था स्टार्टेड बिजनेस विथ 5,000 बट ऊपर रुपीज इन 1000 है। ओके, कौन से दो अफेक्ट हो गए अकाउंट, कैश एंड कैपिटल या बैंक एंड कैपिटल। करेक्ट। ही परचेज फर्नीचर फॉर 1200, सो फर्नीचर एंड बैंक, करेक्ट, या कैश। पेड सैलरी टू हिज क्लर्क, सैलरी एंड बैंक या कैश। पेड रेंट, रेंट एंड कैश। रिसीव्ड इंटरेस्ट, कैश एंड इंटरेस्ट। ओके, सो डायरेक्टली एंट्रीज, कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर टू कैश या फर्नीचर टू सप्लायर। पेड सैलरी, सैलरी टू कैश, सैलरी टू बैंक। पेड रेंट, रेंट टू सैलरी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। रिसीव्ड इंटरेस्ट, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, सो दोनों अप्रोच से देखो फटाफट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर। यही अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से एसेट इंक्रीज इसलिए डेबिट एंड कैपिटल इंक्रीज इसलिए क्रेडिट। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, सो फर्नीचर एसेट इंक्रीज इसलिए डेबिट, एसेट डिक्रीज इसलिए कैश को क्रेडिट।
फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, दोनों रियल अकाउंट्स है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो फर्नीचर आया इसलिए फर्नीचर डेबिट, कैश गई इसलिए कैश क्रेडिट। सो दोनों अप्रोच से आपको समझ में आ रहा है कि एंट्री तो वही होगी। पेड सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, एंड टू कैश, कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये ट्रेडिशनल से हुआ। हाँ, अभी अकाउंटिंग इक्वेशन से एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, कैश पे की मतलब एसेट डिक्रीज हुआ। सो डिक्रीज इन एसेट हुआ तो रूल क्या है, क्रेडिट करना है, करेक्ट। सो सैलरी टू कैश। रेंट टू कैश के लिए भी सेम लॉजिक, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट। ये कौन सा अप्रोच हुआ, अकाउंटिंग इक्वेशन। ट्रेडिशनल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, रेंट नॉमिनल अकाउंट का रूल, एंड कैश इज रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दोनों अप्रोच से एंट्री सेम। रिसीव्ड इंटरेस्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव, कैश इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। ठीक है, सो ट्रेडिशनल अप्रोच से हो गया, एंड अकाउंटिंग इक्वेशन में इंक्रीज इन एसेट डेबिट, इंक्रीज इन रेवेन्यू इनकम क्रेडिट। सो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, illustration to develop the accounting equation from the following information available at the beginning of the accounting period. So अभी सिर्फ आपको अकाउंटिंग इक्वेशन क्रिएट करना है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, बट पहले हम हाफ पार्ट करते हैं। सो कैपिटल, लोन, ट्रेड पेबल्स, फिक्स एसेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसेबल, कैश एंड बैंक। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, एंड उसको ही रीअरेंज करो, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। सो पहला वाला यूज करना है या सेकेंड वाला, कौन सा भी चलेगा, ओके। सो फर्स्ट अगर आपने लिया एसेट इज इक्वल टू, तो एसेट्स की टोटल करते जाओ। फिक्स एसेट्स 12,800 प्लस 22,600 प्लस 17,500 प्लस 15,300, इतने ही एसेट्स है ना। क्या आ रही है टोटल, सारे एसेट्स की टोटल 68,200 एम प्लस करो, वो मतलब मेमरी में गया, किसके, कॅल्क्युलेटर की। आपल्या मेमरीत जाणं म्हणजे ऑल इंडिया रँकच येईल की मग, इतना अमाउंट याद रहता तो। अभी एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज की टोटल करो, 51,000 प्लस 11,500 प्लस 5,700, 68,200। ओके, सो इक्वेशन कैसे क्रिएट करोगे, कैपिटल प्लस लोन प्लस ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू वो सारे एसेट्स, फिक्स एसेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसेबल, कैश एंड बैंक। ओके, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज में क्या क्या लिया आपने, 51,000 प्लस 11,500 प्लस 5,700। ठीक है, तो डेवलप द अकाउंटिंग इक्वेशन, ये पार्ट हो गया। अभी सेकंड देखो, ये बिगिनिंग में था। हाँ, ये जो इंफॉर्मेशन थी वो बिगिनिंग मतलब ओपनिंग बैलेंस था, अभी क्लोजिंग बैलेंस। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड द बैलेंसेस अपीयर एज फॉलोज। पहला ही क्वेश्चन मार्क है कैपिटल का, कैसे निकालोगे कैपिटल, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। सो आपको लोन, ट्रेड पेबल्स, फिक्स एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसेबल, कैश एंड बैंक दिया है। रीसेट द इक्वेशन एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड देन प्रिपेयर बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। सो पहले आप कैपिटल फाइंड आउट करो, सारे एसेट्स की टोटल लो, फिर मेमरी, पहले तो एमआरसी दबाओ,
MRC से MRC दबा के 0 कर दो तो मेमोरी क्लीन हो जाएगी। हाँ, मेमोरी क्लीन कर दी क्या सबने? MRC दबा के। अभी एसेट्स की टोटल लो 12,720, 12,720 प्लस 22,900 प्लस 17,500 प्लस 15,600, 68,720 माइनस, डायरेक्टली माइनस किया तो भी चलेगा ना, लोन एंड ट्रेड पेएबल्स। लोन 11,500, ट्रेड पेएबल्स 5,800। सो कैपिटल कितना आ गया? 51,420। ये ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है? क्लोजिंग है, करेक्ट। ओपनिंग कैपिटल दिया है क्वेश्चन में आपको 51,000 एंड क्लोजिंग 51,420। सो कैपिटल इंक्रीज हो गया कितने से? हाँ, म्हणजे तुम्ही वर्षभरात 420 प्रॉफिट कमवले। फाइंड आउट दी प्रॉफिट। ओके, सो 50 क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, 51,420 माइनस 51,420 का प्रॉफिट हुआ है उस बिझनेस को। काय सांगाल? बंद कर बिझनेस, माझ्याकडे ये एम्प्लॉई म्हणून, मी तुला अमन गुप्ता करतो। 420 प्रॉफिटला काय वर्षभराचं, पूरे साल का है ना ये क्या? हाँ, बट लैक्स में है, करेक्ट, फिर भी कम है। सो अभी आपको क्या करना है, लिखना कैसे प्रेजेंटेशन देखो। हाँ, अभी इंस्टीट्यूट जैसे ही लगेगा ना तो ही मार्क्स देंगे वो। तो पहले आपको करना था अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशंस उन्होंने दिया है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट, ऐसे दिया है, या इक्विटी प्लस, ऐसे एज द बॉस। कैपिटल नहीं लिखना है, क्या लिखोगे? इक्विटी प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। फिर E0 मतलब बिगिनिंग की इक्विटी, L0 मतलब बिगिनिंग के लायबिलिटीज, A0 मतलब बिगिनिंग के एसेट्स। तो वो सारे लिख दो एंड देन योर इक्वेशन इज रेडी। 68,200 आया था आपका, करेक्ट। एंड देन E1, L1, A1 क्या होगा? हाँ, क्लोजिंग वाला इक्विटी। सो उसकी आपने ली ना, लोन का 17,300 आया था, एसेट्स आए थे 68,720, E1 आया A1 माइनस L1 51,420। सो प्रॉफिट आया 420, आगे थाउजेंड्स है, 4,20,000। ठीक है, फिर भी कम है क्या? 4,20,000 डिवाइडेड बाय 12 करो, मंथली कितना इनकम हुआ देखो। चलेगा मंथली 35 आपको? नहीं चलेगा, ओके, फिर मेहनत करो, स्टडी करो। और उसके बाद पहला क्वेश्चन था आपका प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। सो आप क्या लिखोगे? इक्विटी प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, करेक्ट। फिर उसको लिखोगे E0, वो L0, A0, फिर वो बिगिनिंग का हुआ। रीसेट द इक्वेशन एंड फाइंड आउट प्रॉफिट। रीसेट द इक्वेशन का आंसर क्या लिखोगे? अभी आपको E1, L1, A1 यूज करना पड़ेगा, दैट यू रीसेट द इक्वेशन। पहला बिगिनिंग का इक्वेशन था, देन रीसेट किया, देन फाइंड आउट द प्रॉफिट, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ए में 2 पार्ट्स है। सो बिगिनिंग का आपका जो इक्वेशन है वो ईयर एंड का इक्वेशन प्लस प्रॉफिट, ये सब स्मॉल ए में आया। उन्होंने स्मॉल ए लिखा है क्वेश्चन में, तो आप कैपिटल ए लिख के आंसर लिखोगे क्या? नहीं। रोमन 1 डालोगे क्या? नहीं। ठीक है, स्मॉल ए का आंसर ये है। चेकर को समझना चाहिए आप क्या कर रहे हो। अभी स्मॉल बी का आंसर क्या लिखोगे? बैलेंस शीट करनी है उसमें,
ओके तो आपका जो कैपिटल आया था 51,420 वो लायबिलिटी साइड, लोन ट्रेड पेबल्स लायबिलिटी साइड, बाकी लोग एसेट साइड। ओके एंड आपको 51,420 कैसे डिस्क्लोज करना है, डायरेक्टली लिख देना है क्या? नहीं, ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करके ऐसे ही प्रेजेंटेशन करना है। ओके सारे कंसेप्ट्स आपको आ रहे हैं एंड जस्ट रॉन्ग प्रेजेंटेशन के लिए मार्क्स मत गवाओ। अगर ऐसे बोल रही है ना 51,000 प्लस 420 तो वैसे ही दिखाओ ना, ठीक है? सिर्फ अलग तरीके से लिखने से अगर मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं तो रिस्क क्यों ले रहे हो? राइट एज पर आईसीआई प्रेजेंटेशन। और आपने 11th में ये सीखा है, ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट हुआ तो ऐड, लॉस हुआ तो लेस। करेक्ट। नाउ इलस्ट्रेशन 3 आता है, हे सोडवा बघू पजल। मिस्टर डेवी हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटेड टू हिज फाइनेंशियल्स, फाइंड आउट द मिसिंग फिगर्स। पहले कैलकुलेटर पे करो, नोटबुक में बाद में, कैलकुलेटर पे प्रॉफिट अर्न्स दिए हैं ड्यूरिंग द ईयर, अगेन रुपीज इन थाउजेंड्स है, 5,000 का प्रॉफिट है, मतलब 50 lakhs का प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर का। एसेट्स एट द बिगिनिंग ए है, लायबिलिटीज एट द बिगिनिंग 12,000 है, एसेट्स एट द एंड बी है, लायबिलिटीज एट द एंड सी है, क्लोजिंग कैपिटल 35,000, टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर है 50,000, क्लोजिंग कैपिटल 35,000 है एंड टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल, हाँ 15,000 क्या हुआ? लायबिलिटीज हो गए। ओपनिंग या क्लोजिंग? क्लोजिंग लायबिलिटीज। कैसे निकाला? टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल 50,000 है, उसमें से कैपिटल निकाल दो, क्लोजिंग कैपिटल 35,000, तो बाकी का 15,000 क्या है? क्लोजिंग लायबिलिटीज है ना। ओके खालच्या दोनाचा मिनिंग कळतंय का तुम्हाला? क्लोजिंग कैपिटल 35,000, त्याच्या खाली 50,000 काय आहे? टोटल लायबिलिटीज। बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड इमेजिन करो, बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड की टोटल है 50,000, उसमें ही क्या इंक्लूड है? कैपिटल 35,000 का। तो कैपिटल छोड़ के बाकी जो लायबिलिटीज होते हैं, लोन, ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स, वो कितने हैं? 15,000। आपके पास क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट आपको पता है, क्लोजिंग लायबिलिटीज की भी आपको अमाउंट अभी समझी 15,000, तो क्लोजिंग एसेट्स कितने हैं? सो सी वाला मिल गया ना आपको, सी कितना है? सी 15,000 आया। ये तो सर था, ये पोस्ट सी आ गया ना 15,000, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, या एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, मतलब ही 50,000 ना। तो एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर 50,000 हो गए क्या? ए कितना, सॉरी बी कितना आया? 50,000। बी से सी माइनस करो 15,000, 50,000 50,000 माइनस 15,000, ओरली 35,000 आपको आने चाहिए, तो ही आपका हक बनता है सीए करने का। आपको 50,000 माइनस 15,000 या माइनस 35,000 के लिए कैलकुलेटर की जरूरत हो रही है, तो एक बार सोचो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो। यू विल नॉट यूज कैलकुलेटर फॉर सिंपल कैलकुलेशंस। आज से याद रखो, 50 माइनस 15 35 यायलाच पाहिजे। सो 50,000 एसेट्स आ गया आपका बी। सी क्या है? लायबिलिटीज 15,000। अभी प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आपको दिया है ना, क्लोजिंग कैपिटल 35,000, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 5,000, सो ओपनिंग कैपिटल 30,000।
ओपनिंग कैपिटल 30,000 है, ओपनिंग कैपिटल 30,000 है एंड लायबिलिटीज 12,000 है बिगिनिंग के। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। तो ओपनिंग कैपिटल 30,000 प्लस ओपनिंग लायबिलिटीज 12,000, तो ओपनिंग एसेट 42,000। करेक्ट। मतलब आपका आंसर CBA से उल्टा आया। पहले क्या था, टोटल लायबिलिटीज थे इंक्लूडिंग कैपिटल, कितना था वो 50,000, उसमें से क्लोजिंग कैपिटल कितना था 35,000, इसलिए 15,000 लायबिलिटीज। करेक्ट। क्लोजिंग ना, ये लायबिलिटीज एट द एंड थे ना। अभी हमने ये मतलब सी आया ना, कॉपीराइट ही हो गया वो। हाँ, सी का आंसर आया था 15,000। फिर बी क्या था, क्लोजिंग एसेट्स ना। सो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सो लायबिलिटीज 15,000 है एंड कैपिटल 35। सो ये एसेट्स जो आए मतलब ही बी था ना, सो ये क्लोजिंग एसेट्स आ गए। फिर हमें क्या फाइंड आउट करना था, ओपनिंग कैपिटल। सो प्रॉफिट 5,000 का था ड्यूरिंग द ईयर। सो ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट किया आपने, क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, इसलिए आपने क्या किया, क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। करेक्ट। सो क्लोजिंग कैपिटल 35,000 माइनस प्रॉफिट 5,000, सो 30,000 ओपनिंग कैपिटल आया। फिर ए क्या था, एट द बिगिनिंग, लायबिलिटीज एट द बिगिनिंग 12,000 एंड हमारा फॉर्मूला क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू, हाँ तो ये एसेट्स मतलब हमारा ए आ गया, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल 42,000। सो एबीसी इतना ही निकालना था। सो ये मिसिंग फिगर्स का 5 मार्क का आ गया, तो कितने स्टूडेंट्स को 5 आउट ऑफ 5 मिल सकते हैं, ऐसे लग रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो आज घर जाके सॉल्व करो फिर से इसको। सॉल्विंग में हमने टाइम दिया तो 45 डेज में पूरा सिलेबस नहीं होगा। यहाँ पर कंसेप्ट समझो, घर पे फिर से खुद से ट्राई करो। खुद से ट्राई करते वक्त समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर गाड़ी रुक रही है। जिस स्टेशन पे रुकी उस स्टेशन पे वड़ा पाव खाओ। ओके, उस स्टेशन को हाईलाइट करो, मतलब उस स्टेप को आपको फिर से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, मतलब ये क्वेश्चन उन्होंने पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन पे ड्राफ्ट किया था। जिसको अकाउंटिंग इक्वेशन आते हैं उनको ही ये आएगा। करेक्ट। एंड वो भी कैसे, उल्टा पुल्टा कुछ भी। हाँ, हमें आदत क्या रहती है, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग, ये आप इजीली बता सकते हो। बट क्लोजिंग माइनस प्रॉफिट ओपनिंग ही होता है। आगे वो ड्रॉइंग्स भी डालेंगे। हाँ, जब आप ओपनिंग से ड्रॉइंग्स माइनस करते हो तो क्लोजिंग आता है। सो क्लोजिंग में ड्रॉइंग्स ऐड करोगे तो ओपनिंग कैपिटल आएगा। ओपनिंग से लॉस माइनस करते हो ओपनिंग कैपिटल से तो क्लोजिंग कैपिटल आता है। क्लोजिंग कैपिटल में लॉस ऐड बैक करना पड़ेगा तो ओपनिंग कैपिटल मिलेगा। सो हम सीए कर रहे हैं, सो ऐसे के ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता। यहाँ पर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर दिया है तो मेन एग्जाम में लॉस अर्न ड्यूरिंग द ईयर देंगे वो, तो क्लोजिंग कैपिटल में ऐड बैक करना पड़ेगा तो ओपनिंग कैपिटल पे आप जाओगे। ठीक है, ड्राइंग्स वगैरह दिए हैं तो ड्राइंग्स लेस करके क्लोजिंग पे आते हो तो ऐड बैक करो, जो इफेक्ट दिए उसका रिवर्स उल्टा करना है। करेक्ट। अभी ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने
क्लासिफिकेशन देखा था पर्सनल ट्रांजैक्शंस के लिए पर्सनल अकाउंट, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज रियल अकाउंट, एंड ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम एंड गेन्स आर नॉमिनल अकाउंट्स. करेक्ट. सो नेचुरल पर्सनल, पर्सनल के टाइप्स दिए उन्होंने. पर्सनल अकाउंट में पहला नेचुरल राम रीता. आर्टिफिशियल में क्या क्या है देखो, एग्जाम्पल्स गवर्नमेंट, कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, क्लब्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो भी हमने क्रिएट किया, ह्यूमन बीइंग्स ने जो क्रिएट किया है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से लेके चाय के टपरी तक, 5 स्टार ताज होटल तक, सारा आर्टिफिशियल पर्सनल है. एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड अकाउंट मतलब ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीवेबल, कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, ये सारे रिप्रेजेंट करते हैं. इनकम रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, डिविडेंड रिसीवेबल, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जिससे आपको इनकम रिसीवेबल है. डिविडेंड रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, जिससे आपको एडवांस में इनकम रिसीव हुआ है, उस पर्सन को ये अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है. फिर सेम वैसे ही सैलरी पेएबल, इलेक्ट्रिसिटी पेएबल, इंश्योरेंस पेएबल, जिसको अमाउंट पेएबल है, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस, जिसको आपने एडवांस में सैलरी इंश्योरेंस पे किया है. सो ये सारे अकाउंट्स क्या हुए? रिप्रेजेंटेटिव हो गए. कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को. ओके. सो ये जो लायबिलिटीज है वो पर्सनल अकाउंट्स है. एंड एसेट साइड को रियल अकाउंट्स भी आते हैं एंड पर्सनल अकाउंट्स भी आते हैं. सो एसेट साइड को पर्सनल अकाउंट कौन से आ गए? प्रीपेड एक्सपेंसेस वाले लोग. करेक्ट. सो कल मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि एसेट साइड को सिर्फ रियल अकाउंट आते हैं क्या? द आंसर इज नो. रियल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स भी एसेट साइड को आते हैं, एंड लायबिलिटीज साइड को सिर्फ पर्सनल अकाउंट, क्योंकि वो अकाउंट ही प्रेजेंट करते हैं वैसे लोग जिनको अमाउंट पेएबल है, बाकी कुछ नहीं होता ना उस साइड को. जो कैपिटल है उसका भी मतलब क्या है कि बिजनेस बंद होने के बाद जो भी कैपिटल की अमाउंट है दैट इज पेएबल टू ओनर. सो वो लायबिलिटी साइड पूरी पर्सनल अकाउंट ही है, पेएबल वाली ही है साइड. एसेट साइड में दोनों है, लेकिन पर्सनल अकाउंट्स भी रियल भी, एंड ट्रेडिंग P&L में सब नॉमिनल अकाउंट्स है. रियल अकाउंट्स के एग्जांपल कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. ओके. उसके बाद सारे एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट्स. नॉमिनल अकाउंट्स में सब इनकम, एक्सपेंस, गेन रिलेटेड. गोल्डन रूल्स आपको आता है. पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम. आपको एक चीज बताऊं, ये लाइफ में आपने लास्ट टाइम पढ़ लिया, अभी फिर से गोल्डन रूल्स नहीं पढ़ोगे अभी लाइफ में कभी भी, मतलब वो ऐसे फिक्स हो गए हैं. ठीक है. एट द एज ऑफ 80, आपका एज, हाँ 80, आपको गोल्डन रूल्स पूछे तो भी आपको आ जाएंगे. इतने बाय हार्ट करने हैं वो, खुद का नाम जैसे नहीं भूलते हैं हम. एट द एज ऑफ 80 बताओगे ना आप खुद का नाम. ओके. अल्जाइमर नहीं हुआ है तो. अल्जाइमर मतलब भूलने की बीमारी, जिसमें वो खुद का नाम भी भूल जाते हैं. ओके. वो होता है एट द एज ऑफ. बीपी के गोलियां लेते हैं ना लोग सालों से, सो बीपी के गोली से क्या हो जाता है? अल्जाइमर मतलब भूलने की बीमारी हो जाती है. तो वो नहीं हुई हमें, तो हम याद कर पाएंगे हमारा नाम. तो वैसे ही गोल्डन रूल्स इतने बाय हार्ट करो कि अभी लाइफ में मुझे कभी भी नहीं देखना है मैम, आप मुझे 10 साल के बाद भी किधर मिले, यूरोप में भी, तो भी मैं आपको गोल्डन रूल्स बता सकता हूँ. ओके. इतने बाय हार्ट करने हैं. तो आते हैं ना, अभी यही करते बैठेंगे तो सीए फाइनल तक कब जाएंगे? तो ये मत करो, अभी आता है आपको.
So directly example, started business with capital, bank account debit to capital. Wages and salaries paid, wages account debit to bank. Directly entry देखो ये करना है आपको ऐसे, बीच के कॉलम बैंक अकाउंट इज पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, डेबिट द रिसीवर. आपने एक बैंक अकाउंट ओपन किया HDFC में, ICICI में, वहां पर बैंक रिसीवर है ना, आपने पैसे डाले ना बैंक में, सो डेबिट द रिसीवर. बैंक इज नॉट रियल अकाउंट, बैंक इज पर्सनल अकाउंट. ओके, तो बैंक ने रिसीव किया एंड गिवर कौन है? आप. सो आपका अकाउंट कैसे रिप्रेजेंट होता है? एज अ कैपिटल. सो बैंक टू कैपिटल. सो डायरेक्टली जर्नल एंट्री का कॉलम चलेगा क्या ओम, या ये भी बताऊं? ओके, वेजेस एंड सैलरीज पेड, वेजेस और सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक. रेंट रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड या टू रेंट अकाउंट. देन नेक्स्ट, परचेसेस मेड ऑन क्रेडिट, सो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. गुड्स सोल्ड एंड पेमेंट रिसीव्ड इन चेक, बैंक टू सेल्स. नाउ मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मतलब ही अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच. एसेट्स में इंक्रीज, डेबिट, अकाउंट टू बी डेबिटेड व्हेन देयर इज इंक्रीज एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड व्हेन देयर इज डिक्रीज. ओके, सो एसेट्स में इंक्रीज डेबिट, एसेट्स में डिक्रीज क्रेडिट. लायबिलिटीज में इंक्रीज, लायबिलिटीज में इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, एंड लायबिलिटीज में डिक्रीज फिर डेबिट किया है ना. कैपिटल में इंक्रीज है तो लास्ट कॉलम क्रेडिट, एंड कैपिटल में डिक्रीज है तो डेबिट. रेवेन्यू इंक्रीज, क्रेडिट, रेवेन्यू डिक्रीज, डेबिट. एक्सपेंडिचर इंक्रीज, डेबिट, एक्सपेंडिचर डिक्रीज, क्रेडिट. विड्रॉवल अकाउंट मतलब ड्रॉइंग्स इंक्रीज हुए तो डेबिट एंड ड्रॉइंग्स रिड्यूस हुए तो क्रेडिट. एंड इनके नॉर्मल बैलेंस जनरली एसेट का डेबिट बैलेंस रहता है, लायबिलिटीज का जनरली क्रेडिट बैलेंस रहता है. कैपिटल का क्रेडिट, रेवेन्यू अकाउंट का क्रेडिट, एक्सपेंस अकाउंट का डेबिट एंड विड्रॉवल अकाउंट का, ड्रॉइंग्स का डेबिट. ये नॉर्मल बैलेंस होते हैं उसके. ओके, इसलिए नॉर्मल बैलेंस अगर एसेट का डेबिट है, इसलिए आप इंक्रीज हुआ तो डेबिट करते हो क्योंकि नॉर्मल बैलेंस डेबिट है. एंड अगर सेल किया एसेट, एसेट डिक्रीज हुए तो आप क्रेडिट करते हो क्योंकि उसका बेसिक नॉर्मल बैलेंस से इंक्रीज डिक्रीज हुए से आप डेबिट क्रेडिट दोगे ना. ओके, अभी लायबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है, नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है, लायबिलिटीज बढ़ गए तो आप और क्रेडिट बढ़ाओगे, मतलब उसका क्रेडिट का बैलेंस और बढ़ेगा. एंड लायबिलिटीज डिक्रीज हुए तो आप डेबिट देते हो. ठीक है, कैश अभी क्लासिफिकेशन रियल पर्सनल नॉमिनल नहीं करना है. कैश एसेट, कैपिटल लायबिलिटी, वेजेस सैलरी एक्सपेंस, ऐसे क्लासिफिकेशन करना है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन. कैश एसेट, रेंट रिसीव रेवेन्यू, परचेस एक्सपेंस, क्रेडिटर लायबिलिटी, कैश एसेट, सेल्स रेवेन्यू. सो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन रियल पर्सनल नॉमिनल ऐसे 3 है ना, वहां पर, यहां पर कितने हैं? 6 है. ओके, ये टाइप ऑफ अकाउंट है. वहां पर टाइप ऑफ अकाउंट्स क्या थे? रियल पर्सनल नॉमिनल. यहाँ पर क्या क्या है? एसेट्स लायबिलिटीज की एक जोड़ी, कैपिटल एंड उसकी जोड़ी रूट गई है इसलिए नहीं है एक साथ, नीचे गई है वो. विड्रॉ अकाउंट, वो दोनों एक साथ है, कैपिटल विड्रॉ. एंड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ऐसे 6 याद रखो. ओके, सो पहला क्या था? एसेट्स लायबिलिटीज. कैपिटल एंड विड्रॉवल मतलब ही कैपिटल, ड्रॉइंग्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में आपके अकाउंट्स रियल पर्सनल नॉमिनल ऐसे 3 ही इसमें नहीं होंगे, 6 इसमें हो जाएंगे. एसेट्स लायबिलिटीज, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल, ड्रॉइंग्स. सो कैपिटल अकाउंट का क्लासिफिकेशन क्या है? कैपिटल मॉडर्न अप्रोच में. ड्रॉइंग्स अकाउंट का क्लासिफिकेशन क्या है? ड्रॉइंग अकाउंट. सैलरी अकाउंट का क्लासिफिकेशन एक्सपेंस. रेंट रिसीव्ड का इनकम, फर्नीचर का एसेट, क्रेडिटर का लायबिलिटी. ऐसे क्लासिफाई करना है जो हम रियल पर्सनल नॉमिनल ट्रेडिशनल अप्रोच में करते थे. फिर आप वो गोल्डन रूल्स लगाते थे. यहाँ पर आपने एक बार फर्नीचर एसेट है बोल दिया, फिर रूल कैसे लगाओगे? तुम पूछोगे फर्नीचर में इंक्रीज है, डेबिट करो.
फर्नीचर में डिक्रीज है, क्रेडिट कर दो। सो ये मॉडर्न अप्रोच में ऐसे रूल्स लगाते हैं, बट दोनों रूल्स से एंट्री हाँ सेम आएगी, करेक्ट, वो याद है तो फिर ठीक है। जनरल लेजर जनरल जर्नल मतलब जर्नल प्रॉपर, जिसको कोई नहीं है उसको जर्नल प्रॉपर है। एंड स्पेशलाइज्ड जर्नल्स मतलब सब्सिडियरी बुक, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। सो आज आप जर्नल एंट्रीज करके आ जाओगे क्या? 14 जर्नल एंट्रीज होमवर्क के लिए करोगे क्या आज? ये रोमन में दिए हैं ना, 12 ही है, 14 नहीं है। आपके इधर कितने हैं? तो उनका मत देखो, आप लिखो एंट्रीज बिना देख के। आज होमवर्क के लिए ये करना है आपको, इलस्ट्रेशन 4 आ जाएगा। एनालाइज ट्रांजैक्शंस ऑफ मेसर्स साहिल एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 22 on the basis of double entry system by adopting the following approaches: accounting equation and transitional. So उन्होंने 5 ट्रांजैक्शंस आपको दिए हैं, ओके, एंड एनालिसिस करना है आपको। सो आंसर देख के करो, मतलब समझो। हम जैसे इलस्ट्रेशन 1-2 क्लास में समझा, वैसे होमवर्क के लिए इलस्ट्रेशन 4 करो, वो रोमन 12 तक के सारे जर्नल एंट्रीज करो, एंड इलस्ट्रेशन 5 में 14 एंट्रीज 15 एंट्रीज है जर्नल एंट्रीज। इतना करो आप होमवर्क के लिए। 6 भी कर दो, इलस्ट्रेशन 6। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है, ट्रेडिशनल है, अकाउंटिंग इक्वेशन से। इलस्ट्रेशन 7 एंड 7, सो 4, 5, 6, 7 आपको करना है इलस्ट्रेशन 4, 5, 6, 7 एंड वो रोमन 12 तक के जर्नल्स, ठीक है। 4 ही क्वेश्चंस है, सीबीएसई के स्टूडेंट 100 क्वेश्चंस करते हैं, इसलिए ऐसे फास्ट जर्नल एंट्रीज आते हैं उनको। कैश परचेसेस बोलने के बाद ऐसे सोचते नहीं है वो, परचेसेस टू कैश, ऐसे इमीडिएट आना चाहिए। आप अकाउंटेंट नहीं बन रहे हो, आप ऑडिटर बन रहे हो। ऑडिटर ही सोच रहा है परचेस की क्या एंट्री होगी, तो जाएगा आपके हाथ से वो क्लाइंट। फास्ट आना चाहिए, कैश परचेसेस, परचेसेस टू कैश, इसलिए इतना करो। आपको अगर लग रहा होगा कि हम क्या 11th में है क्या, हमारा फाउंडेशन भी एक बार हो चुका है, ओके, तो ऐसे विराट कोहली ने बोला तो मैं विराट कोहली हूँ, मुझे 6 and 4 मारने को आते हैं, मुझे नेट प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, तो वो अहंकार नहीं चलता है, फिर 0 पे आउट हो जाते हैं, ओके। सो विराट होने के बाद भी प्रैक्टिस लगती है। हम पहुंच गए क्या विराट लेवल पे? नहीं, तो आपको डबल करनी चाहिए, ओके। एंड ओम, तुम्हें तो पूरा जर्नल चैप्टर सॉल्व करना है 11 टेक्स्ट बुक से। निकाला क्या प्रिंट? हाँ, तो आज का होमवर्क जर्नल चैप्टर पूरा एक्सेप्ट दैट जीएसटी वाले ट्रांजैक्शंस। जीएसटी वाला हमें कल करना है। ऑल इंडिया रैंक 23 याद है ना? 11-12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, देन 11-12 सीबीएसई का अकाउंट्स का, एंड देन आईसीआई का मॉड्यूल, ओके। मैंने तो सिर्फ तुम्हें महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड दिया है, वो कंप्लीट होने के बाद मुझे बताओ, देन ऑफिस से सीबीएसई 11 का बुक कलेक्ट कर लो अकाउंट्स का, फिर वो खत्म होने के बाद 12th सीबीएसई का कलेक्ट करो। आईसीएसई का भी है मेरे पास। सीबीएसई का तो सबको ही करना है, हाँ, हमें, क्योंकि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, वो उधर से ही आने वाले हैं क्वेश्चंस। सीबीएसई आईसीएसई के 12th स्टैंडर्ड के बुक्स आपके पास है सॉफ्ट कॉपी में, तो अच्छा है, नहीं है तो डाउनलोड करके रखो, क्वेश्चन उधर से ही आएंगे उस चैप्टर के। अगर उनको नए डालने हैं तो मॉड्यूल से ही डालना है तो अच्छा ही है, ओके। सो कल का भी टाइमिंग
सेम है क्या या टीचर्स ने कुछ अलग बताया है? हाँ, फिर सेम टाइमिंग है। ओके, और जो स्टूडेंट्स ऐड नहीं है मुझे नंबर्स दो, आपके व्हाट्सएप नंबर मैं ऐड करती हूँ आपको।